नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपना अगला निबंध पढ़ेंगे, साहित्य का उद्देश्य और महत्व। साहित्य से संबंधित हमारी पीएससी की सारी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं। आपकी परीक्षा में यह जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप मेंस आरओ देने जा रहे हो, चाहे आप पीसीएस का मेंस देने जा रहे हो। साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, इसमें हमें बात करनी है कि यदि साहित्य लिखा जाता है तो क्यों लिखा जाता है, भाई उसका क्या उद्देश्य है, और लिख दिया गया तो उसका महत्व क्या है। भाई कोई भी चीज़ अगर हमारे समाज में है, कोई भी चीज़ यदि समाज के सामने लाई गई है तो कोई ना कोई उद्देश्य तो लाई गई होगी। तो उसका क्या उद्देश्य है, क्यों साहित्य पर जोर दिया जाता है, इस पर हमें बात करनी रहेगी। सबसे पहले हम इसकी एक रूपरेखा बना लेंगे, जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि इसमें हमें क्या क्या लिखना चाहिए। रूपरेखा आपको परीक्षा से पहले अपने दिमाग में बना लेनी है, कागज पर नहीं बनती है, दिमाग में बना लेनी है। रूपरेखा आपको हमेशा मदद करेगी आपका निबंध तैयार कराने में। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से वहां पर लिख पाएंगे। देखिए, निबंध कभी आप रट नहीं सकते हो, निबंध को आपको समझना ही पड़ेगा। आप क्लास को पूरा देखिएगा, हम आपको इतनी आसानी से यहाँ पर निबंध समझा देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अपने आप निबंध के मामले में बेहतर हो जाएगी। साहित्य के और जो निबंध अपने डाले गए हैं उनको भी जरूर देखिएगा। रूपरेखा में पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, जो हमारा टॉपिक है इससे संबंधित 100 शब्द लिखेंगे कि साहित्य का उद्देश्य क्या है और उसका महत्व क्या है। इसको एक समरी जैसा लिख देंगे, फिर मुख्य भाग पर आएंगे। मुख्य भाग में हम लिखते हैं उस निबंध की सारी जो भी जानकारी हमें लिखनी होती है। यहाँ पर हम निबंध आपको हेडिंग में पढ़ाएंगे, आपको बिना हेडिंग लिखना रहेगा। यहाँ हेडिंग में इसलिए पढ़ाएंगे जिससे आप समझ सकें कि निबंध में क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, जैसे साहित्य की परिभाषा को लिखना पड़ेगा, फिर उसकी व्यापकता पर बात करेंगे। साहित्य के उद्देश्य को लिखेंगे, महत्व का संक्षिप्त परिचय देना रहेगा। फिर कला सौंदर्य उपयोगिता जो है इसका समाज हित से बात करनी रहेगी। फिर उद्देश्य को हम विस्तार में समझेंगे, जैसे मनोरंजन है, नीरसता और तनाव से मुक्ति। कई बार जैसे साहित्य है तो आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप तनाव में होते हैं तो उससे रिलैक्स हो जाते हैं। ज्ञानवर्धन यानी शिक्षाप्रद होते हैं, सूचना मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, मानवीय अनुभव का ये भंडार होते हैं। फिर आनंद की प्राप्ति, आत्मानुभूति यानी खुद को अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग जब बस में यात्रा करते हैं तो कुछ न कुछ पढ़ा करते हैं, ये उनकी अपनी आदत होती है। फिर साहित्य का सामाजिक और नैतिक महत्व पर बात करेंगे, सामाजिक चित्रण और मार्गदर्शन पर बात करेंगे, यानी आज का दर्पण है, मसाल है, इस पर बात करेंगे। नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे होती है, जैसे आदर्शों और सद्गुणों का प्रचार होता है। मानवीय चेतना का विकास पर बात करेंगे, संवेदनशीलता है, सहानुभूत है, करुणा का संचार है, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे परिवर्तन और क्रांति का उत्प्रेरक, यानी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई जाती है, चाहे वो दलितों के विरुद्ध हो, चाहे वो शोषण वर्ग, किसी का भी शोषण हो रहा हो तो साहित्य से उसकी आवाज़ उठाना आसान होता है। फिर हम देखेंगे साहित्य का व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है। अपनी जैसे ये जीएस की सीरीज चलती है निबंध लेखन की, ऐसे मेंस की सीरीज चलती है। एक सेगमेंट हमने और शुरू किया है, समाचार का हम विश्लेषण करते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनको आप जरूर देखा करिए, आपके मेंस में बहुत काम आने वाले हैं। देखो एक चीज समझो, आप मेंस में डाटा कहाँ से लाओगे भाई, नया करंट अफेयर का डाटा कहाँ से लाओगे। इंग्लिश के बहुत सारे चैनल हैं, अंग्रेजी में बहुत सारे चैनल हैं जो चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। हिंदी का कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको एक न्यूज ला के फिर उसके बाद विस्तार से बताता हो। मैंने उस पर काफ़ी सर्च किया, मुझे तो नहीं मिला। तो आप ऐसा करो, आप उसको जरूर देखा करो। आपके काम की मैं 4 या 5 न्यूज लाता हूँ, उनको बहुत गहराई से हर रोज समझाता हूँ, तो आप उसको भी देखना शुरू करो। फिर देखेंगे साहित्य का व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक महत्व क्या होता है, जैसे अभिव्यक्ति है, विचारों और भावनाओं को सुरक्षित मार्ग देना। फिर आत्मचिंतन, आत्मबोध की बात करेंगे, जैसे जीवन के गूढ़ रहस्यों पर विचार करने को विवश कर देता है। स्मृति और साहित्य का संरक्षण देखेंगे, संस्कृति विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना। साहित्य का भाषाई और कलात्मक महत्व देखेंगे, भाषा लिखना तो वही जानते हैं ना हम लोग। भाषा का परिष्कार यानी भाषा को समृद्ध, शुद्ध और प्रभावी बनाने पर बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कलात्मक सौंदर्य, यदि अभिव्यक्ति के नए आयाम और विधाओं का इसमें विकास होता है। कल्पनाशीलता के विकास की बात करेंगे, जैसे पाठकों की रचनात्मक शक्ति को प्रेरित करना। फिर हम निष्कर्ष पर आएंगे और निष्कर्ष में अपने पूरे निबंध का निचोड़ लिख देंगे। तो इस प्रकार हम इस निबंध को पूरा करेंगे। आइए निबंध को समझते हैं, पढ़ते हैं। देखो, साहित्य का उद्देश्य और महत्व, दो ये टॉपिक है हमारा।
तो इसमें हम पहले साहित्य के उद्देश्य की बात कर लेते हैं, महत्व की बात कर लेते हैं, दोनों को हम ऐसा कुछ बढ़िया तरीके से बना के लिख देते हैं और हमारा निबंध पूरा हो जाता है। भाई निबंध है क्या? निबंध में कुछ बहुत कठिन चीज थोड़ा है, लिखना तो अपने भाव विचार ही है। बस ये है विचार अच्छे रखो तो चीजें बढ़िया हो जाएंगी, यानी आप उस चीज को अच्छे से बस लिख पाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। साहित्य किसी भी संस्कृति और सभ्यता का प्राणवायु है। भाषा बहुत प्रभावशाली रखना कैसे आएगी? जब खूब निबंध लिखना शुरू कर दोगे, जब खूब अभ्यास करोगे, बहुत बढ़िया भाषा हो जाएगी। केवल शब्दों का क्रमबद्ध संयोजन नहीं बल्कि मानव जीवन के सार, उसकी अनगिनत भावनाओं और विचारों को सारगर्भित एवं कलात्मक प्रस्तुतिकरण है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। देखो, जब कोई ऐसी बात लिखना ना तो वहां पर ये लगा देना, आप लाइन मत खींचना, वहां पर ये लगा देना, ठीक है, जो इसके व्यापक महत्व को दर्शाता है। साहित्य के उद्देश्य और महत्व को दो मुख्य धरातलों पर समझा जा सकता है। एक वह जो कलात्मक आनंद से संबंधित है, दूसरा वह जो मानवीय उपभोक्ता से संबंधित है और समाज कल्याण से जुड़ा है, यानी उपयोग में भी है और समाज का कल्याण भी हो। साहित्य का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है वही उसके चिरस्थायी महत्व को परिभाषित करते हैं। साहित्य का मूल लक्ष्य मानव जीवन को केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं बल्कि उसे उन्नत, शिक्षित और नैतिक रूप से परिपक्व बनाना है। तो यह आपने प्रस्तावना लिख दिया। प्रस्तावना में आपने ये बता दिया संक्षिप्त में कि साहित्य की आवश्यकता क्यों है और साहित्य का महत्व कितना ज़्यादा है। आपने ये बात इसमें बता दिया। ठीक है, देखो साहित्य आपसे हमेशा जुड़ा है। आप कहीं जा रहे हो, कहीं बात कर रहे हो, कहीं कुछ, तो आपको शब्द संग सीमा कहाँ से मिलती है? जैसे जब दो प्रेमी आपस में बात करते हैं, मतलब प्रेमी प्रेम का बात करते हैं, तो वो अतिशयोक्ति में बात करते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। भविष्य की योजनाएं उनके दिमाग में कहाँ आती हैं? भाई उनको कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो इन्हीं चीज़ों से मिली है कि उस एक हमने साहित्य पढ़ा था, तो उसमें एक नायक था, एक नायिका थी, दोनों के बीच ऐसे ऐसे संवाद होता था, तो उनका संवाद काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया था। यही चीज़ें तो आपने पढ़ी, देखी, समझी, तभी तो आप उस स्तर को पकड़ पाए। यानी इस तरीके से साहित्य आपके नसों में भरा हुआ है और साहित्य वही बेहतर है जिसके बाद आपकी खोज जो है वो पूरी हो जाए। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, आपने बहुत सारे निबंध पढ़े होंगे, आप लोग तैयारी करते हो तब तो देखो पढ़ते ही हो निबंध, नेट पर देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो, है ना। तो जब इतने निबंध आप देखते समझते हो, इसके बाद जब आपने जीएस मंथन के निबंध पढ़ने शुरू किए तो आपको ये कहीं ना कहीं से लगा होगा, कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में आया होगा कि भाई यहाँ पर निबंध आपको ठीक मिल रहा है। अगर आपको लगता होगा आप इसको कमेंट में भी बताइए कि आप निबंध से संतुष्ट हैं कि नहीं है। यह आपकी निबंध की खोज पूरी हुई, यानी जब आप भाषा भी बेहतर पा रहे हो, शिक्षा भी पूरी पा रहे हो, समझ भी पूरी विकसित हो रही हो, आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं बताया गया हो, आपको कोई गलत तथ्य न बताए गए हों और आपको और पढ़ने का मन करे, वही तो साहित्य है। तो ये जो निबंध हम पढ़ाते हैं साहित्य जैसा ही तो है। हम इसको चाहे जहां से लाते हो, चाहे जहां से हम घटनाएं लेते हो, चाहे जहां से तथ्य लेते हो, आपके सामने जब इसको प्रस्तुत किया जाता है तो आप इसको और ज्यादा पढ़ने में मन लगाते हो और आपको लगता है कि भाई ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं से हमारा पूरा करा देगा। तो ये साहित्य, ऐसे साहित्य आपकी नसों में बसा हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साहित्य के उद्देश्य की बात करते हैं। तो साहित्य के उद्देश्य बहुमुखी हैं जो व्यक्ति की आवश्यकता और समाज की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। पहला, मनोरंजन। साहित्य का एक सहज और तात्कालिक उद्देश्य पाठक श्रोता का मनोरंजन करना है। जीवन की नीरसता, दैनिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए कहानी, कविता, नाटक एक सरल और सुखद माध्यम प्रदान करते हैं। यह मनोरंजन केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं होता बल्कि बौद्धिक और भावनात्मक स्तर दोनों पर आनंद की अनुभूति कराता है, जिससे मन को शांति मिलती है। फिर दूसरा स्तर है शिक्षा। साहित्य ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। यह इतिहास, भूगोल, विज्ञान, दर्शन और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ प्रदान करता है। कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति, जीवन शैली और समस्याओं के बारे में सीखते हैं। भाई हम अपने इतिहास को कैसे जानें? जब हमने किताबें पढ़ी, मान लो हमने आनंद मठ पढ़ा, मान लेते हैं हमने और चीजें पढ़ी, तो ये धीरे धीरे हमारे स्तर को अच्छा करते रहते हैं। हम कैसे जाने कि नील विद्रोह हुआ था, हम कैसे जाने कि संथाल विद्रोह हुआ था, हम कैसे जाने कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी? आप खुद समझो ना ये बात।
हम कैसे जाने? हमने जब उस समय का लेखन पढ़ा, हमने लेखन को अच्छी तरीके से पढ़ा। अभी मान लो कोई वैसे ये लिख दे कि हाँ इस समय संथाल विद्रोह हुआ था, खत्म कर दे, पढ़ोगे उसको? नहीं, उसकी गहराइयों को जानोगे आप। जैसे आपने एक चीज देखा होगा, कई बार क्या होता है भाई, जब सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे दिमाग में आता है कि कभी मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, यानी आप उससे भावनात्मक जुड़ जाते हैं तुरंत, या उसके सहयोग के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो शिक्षा का यह रूप सीधा और सैद्धांतिक न होकर अनुभवजन्य होता है, जो पाठकों के मानस पर स्थायी प्रभाव डालता है। फिर आत्मानुभूति या आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य का परम रस लक्ष्य जो है रस प्राप्ति माना गया है। रस ही वह अलौकिक आनंद है जो पाठक को संसार की सामान्य चेतना से ऊपर उठाकर एक शुद्ध आत्मिक और बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करता है। जब कोई रचना सौंदर्य, सत्य और भावना के शिखर पर पहुंचती है तो वह पाठक को न केवल मनोरंजन देती है बल्कि आत्मचिंतन और आत्मबोध की ओर भी प्रेरित करती है। इसके बाद हम देखते हैं नैतिक महत्व क्या होता है। भाई कोई भी अगर चीज समाज में आई है तो उसका कुछ न कुछ तो नैतिकता लेके आई होगी। जैसे साहित्य का सबसे गहरा और स्थायी महत्व क्या है? उसके सामाजिक और नैतिक योगदान में निहित है। सामाजिक चित्रण और मार्गदर्शन कैसे होगा? साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थवादी चित्रण करता है। लेकिन यह केवल दर्पण नहीं बल्कि मसाल भी है। प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु और अन्य रचनाकारों ने ग्रामीण जीवन के पोषण, जातिगत भेदभाव और गरीबी को उजागर करके समाज को अपनी बुराइयां देखने और उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य समाज को यह भी बताता है कि उसे कैसा होना चाहिए। भाई जैसे एक बात समझो, हमने कहा कि हमें अपने भारतीय परिवेश के हिसाब से रहना चाहिए, हमें अपने संस्कारों में बंधे रहना चाहिए। फिर वो संस्कार क्या हैं, कैसे पता चलेंगे? यानी कहीं न कहीं पीछे के साहित्य के माध्यम से पता चलेंगे। फिर नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे होती है? साहित्य नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सद्गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, त्याग और प्रेम करुणा को कहानियों और चरित्रों के माध्यम से स्थापित करता है। यहाँ तक आप समझो, साहित्य जो है वो आपके रिश्तों को भी जोड़ के रखता है। आपने पढ़ा कि भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुष थे। आपने ये पढ़ा कि भगवान राम ने कैसे कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कैसे कैसे वो अपने संबंधों से रहते थे, कैसे पिता के साथ रहते थे, कैसे पत्नी के साथ रहते थे, कैसे माँ के साथ रहते थे, भाई के साथ कैसे रहते थे। आपको कैसे पता चला? आप उसी को तो अनुसरण करने में आगे लग गए कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे, यानी पत्नी को कैसे पता चला कि पति के प्रति कितना क्या करना है? कोई न कोई साहित्य, कोई न कोई आपने उसको एक आईना दिखाया, तभी तो ये चीजें समझ में आती हैं। महाकाव्यों के नायक और नायिकाओं का आचरण युगों युगों तक मानव जाति के लिए नैतिक मापदंड निर्धारित करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से समाज को एक नैतिक अनुशासन प्रदान करता है, उसे अराजकता से बचाता है। फिर हम देखते हैं मानवीय चेतना का विकास कैसे होता है। साहित्य मनुष्य के भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और करुणा के भावों को जागृत करता है। जब पाठक किसी पात्र के दुख या संघर्ष को पढ़ता है तो वह स्वयं को उस स्थिति में रखकर देखता है। कैसे देखोगे उस स्थिति में? जब उसकी भाषा ऐसी होगी, जब उसकी भाषा आपको हटने नहीं देगी। भाई भाषा ही तो है जो आप पढ़ रहे हो, उसमें जो शब्द लिखे हैं, गिनती लिखी है, या उसमें जो वर्णमाला लिखी, भाषा ही तो बना के लिखी गई है। इतना ज़्यादा जब असरदार होगा तब आप उसको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। यह अनुभव पाठकों को संकीर्णता से निकालकर एक व्यापक मानवीय दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। साहित्य हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं और पीड़ाओं को समझें। फिर देखते हैं परिवर्तन और क्रांति का उत्प्रेरक। साहित्य ने हमेशा सामाजिक परिवर्तन और क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कोई व्यवस्था अत्याचारी या अन्यायपूर्ण हो जाती है तो उस साहित्य उस व्यवस्था के विरुद्ध जनमानस को एकजुट करने का काम करता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखे गए देशभक्ति गीत और रचनाएं इसका ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने लोगों में स्वतंत्रता से लड़ने के लिए चेतना भरी। चाहे वो अखबार बन के निकल रही हो, चाहे वो किताब बन के निकल रही हो, चाहे वो लेख बन के निकल रही हो, पत्र बन के निकल रही हो, ऐसी कोई भी एक चीज़ निकलती है तो वो समाज पर असर डालती है। फिर साहित्य का व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक महत्व देखते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी साहित्य अपार महत्व रखता है, जैसे भावनात्मक अभिव्यक्ति।
साहित्य व्यक्ति को अपनी जटिल और अक्सर अनकही भावनाओं को समझने और व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करता है। कवि या लेखक अपने आंतरिक द्वंद्वों, दुख या आनंद को लिखकर एक भावनात्मक निकास प्राप्त करते हैं और पाठक उन भावनाओं से जुड़कर अपनी भावनाओं को भी स्वस्थ तरीके से संसाधित कर पाते हैं। जैसे अपनी ये मेंस की ऐसे निबंध सीरीज चलती है, ऐसे मेंस आंसर राइटिंग भी चलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिएगा, आपको बहुत इससे लाभ मिलने वाला है। फिर आत्मचिंतन और आत्मबोध किस प्रकार होता है। महान साहित्य अक्सर जीवन के गूढ़ प्रश्नों, यानी जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु क्या है, नियति क्या है, पर विचार करता है। यह पाठक को अपने जीवन, अपनी पहचान, अपने ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में आत्मचिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आत्मबोध मनुष्य के व्यक्तित्व को गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। फिर स्मृति और इतिहास का संरक्षण किस प्रकार होता है। साहित्य एक पीढ़ी के अनुभवों, ज्ञान और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यह अतीत की घटनाओं, रीति रिवाजों और लोक मान्यताओं को संरक्षित रखता है। इतिहास केवल तथ्यों को दर्ज करता है, जबकि साहित्य उन तथ्यों से जुड़ी मानवीय भावना और अनुभव को जीवित रखता है, जिससे संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है। एक बात समझो, जैसे आपने पढ़ा कि 1857 की क्रांति होती है मेरठ से, आपने ये बात पढ़ लिया, ये बात हो गई इतिहास की। उसमें सुअर की चर्बी का प्रयोग होना, कारतूसों की वजह से होना, रोटियां नहीं मिलना, या अपने जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार होना, ये तो मानवीय बात का हिस्सा था ना, ये तो इतिहास का हिस्सा नहीं था। इतिहास का हिस्सा क्या था, 10 मई 1857। इसके बाद उसके पीछे जो भावनाएं जुड़ी थी, जो कारण जुड़े थे, वो तो मानवीय थे। साहित्य का भाषाई और कलात्मक महत्व क्या होता है। साहित्य का योगदान केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाषा और कला के विकास में भी निर्णायक है। फिर भाषा का परिष्कार समझते हैं। साहित्य भाषा को समृद्ध, शुद्ध और प्रभावी बनाता है। महान लेखक अपनी शैली और शब्दावली के माध्यम से भाषा को नया जीवन देते हैं। उन्होंने नए शब्द गढ़े, व्याकरण के नियमों को सुदृढ़ किया, भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाया। तुलसीदास और शेक्सपियर जैसे साहित्यकारों ने अपनी भाषाओं को एक मानक रूप प्रदान किया। फिर देखते हैं कलात्मक सौंदर्य कैसा है। साहित्य अभिव्यक्ति के कलात्मक सौंदर्य को महत्व देता है। इसमें उपमाओं, रूपकों, छंदों और अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जो पाठकों को न केवल सुंदर बल्कि अधिक अर्थपूर्ण भी बनाते हैं। साहित्य नई विधाओं और शैलियों का विकास करके कलात्मकता के नए आयाम खोलता है, जिससे मानव रचनात्मकता का विस्तार होता है। फिर हम देखते हैं कल्पनाशीलता का विकास किस प्रकार होता है। साहित्य पाठकों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करता है। एक अच्छी कहानी या कविता पाठक को एक नई दुनिया की कल्पना करने के लिए मजबूर करती है। यह कल्पनाशीलता केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि यह समस्या समाधान और नवाचार के लिए भी आवश्यक है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। साहित्य का उद्देश्य एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे भारतीय मनीषियों ने सत्यम स्वयं सुंदरम यानी सत्य, कल्याण और सौंदर्य के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया है। साहित्य का उद्देश्य है सत्य को दर्शाना, कल्याण की भावना को स्थापित करना और सुंदरम यानी कलात्मकता के माध्यम से करना। साहित्य मानव सभ्यता का एक अनमोल खजाना है। इसका महत्व सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, क्योंकि जब तक मनुष्य है, उसके अनुभव हैं, उसकी जिज्ञासाएं हैं, तब तक साहित्य अपरिहार्य होगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि यह विचारों, भावनाओं और नैतिक मूल्यों का एक समृद्ध यात्रा है। साहित्य हमें मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार साहित्य केवल मनोरंजन या शिक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि यह जीवन को पूर्णता और अर्थ देने वाला आधार है। इस प्रकार आपका यह निबंध पूरा होता है। अब तक इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, आपकी तैयारी हम ऐसे ही करा देंगे। पसंद आया है तो लाइक करिएगा और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।